तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीप वी हर्ड नाम की एक सीरीज के बारे में। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज की गई है। और दोस्तों, इसी सीरीज के बारे में सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी क्या स्टोरी आपको देखने को मिली और ये एक मिनी सीरीज है, डॉक्यूमेंट्री यानी एक तरह से आपको पता होगा शॉर्ट ही देखने को मिलेगी। इसकी एक तरह से सीरीज के बारे में इसकी स्टोरी क्या आपको देखने को मिली और किस पर बेस है और क्या चीजें आपको देखने को मिली और क्या परफॉर्मेंस कर रही है ये। और साथ ही साथ दोस्तों, सारी कुछ जानकारी यानी टोटल मिलाकर इस सीरीज के बारे में सारे कुछ देंगे, इसका प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे आप पर सेट कर ले और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। दोस्तों, इस सीरीज के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आपको देखने को मिली है, डीप वी हर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये टीवी मिनी सीरीज है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में एक एक कर सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ और भी कई इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और साथ ही साथ हम पहले जॉन डेप के बारे में जानते हैं। जॉन क्रिस्टोफर डेप सैकेट इनका नाम है पूरा और 9 जून 1963 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है और एक सिंगर भी है। वह गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और स्क्रीन एक्ट्स गिल्डन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के लिए प्राप्त करता है और उन्हें 3 अकादमी पुरस्कार और 2 बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकन किया गया है। साथ ही साथ जॉन क्रिस्टोफर डेप द्वितीय एक जैसे इनका नाम है। हिंदी में मैं बताऊँ तो 9 जून 1963 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 60 वर्ष इनकी उम्र है और ऑब्रेस क्रेफ्टन यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, म्यूजिशियन है और फिल्म निर्माता है। 1994 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। फिल्मोग्राफी, डिस्कोग्राफी दोनों ये करते हैं और लोरी एल्सन से इन्होंने एक तरह से शादी की 1993 से और 1995 में इन्होंने तलाक ले लिया। महज 2 साल के अंदर तलाक ले लिया और हाल ही में इन्होंने एम्बरी हर्ड से 2015 में शादी की थी और फिर 2 साल में तलाक ले लिया। और इसी पर एक तरह से बेसिक सीरीज जिसके बारे में हम जान रहे हैं उनके सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके 2 बच्चे हैं, लिली रोज सहित। टेलीविज़न श्रृंखला 21 जैप स्टीन 1987 और 1999 में एक किशोर आदर्श में से प्रसिद्ध पाने से पहले डेप ने हॉरर फिल्म द एनमेयर ऑफ एल्स्टीन 1986 में अपनी एक तरह से फीचर फिल्म की शुरुआत की और फ्रूटन 1986 में दिखाई दी। 1990 के दशक में डेप ने ज़्यादातर स्वतंत्रता फिल्मों का लेखन किया और साथ ही साथ उनके अंदर रोल निभाते हुए नजर आए। इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिली। साथ ही साथ कई अवार्ड्स भी इन्होंने इन्हीं चीज़ों के लिए जीते। साथ ही साथ दोस्तों 1990 में ये वाइटिंग ब्लिट्स ग्रुप 1993 में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1998 में भी मुख्य रूप से कई भूमिकाओं में देखने को मिले और स्पिन हॉल 1999 फिल्मों के में प्रमुख भूमिकाओं में निभाई इन्होंने। और 2000 के दशक में वॉल्ट डिज्नी के शानदार फिल्म संगला पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 2003 से 17 में कैप्टन जैक स्पैरो की भूमिका के रूप में व्यावसायिक रूप से सबसे सफल फिल्म सितारों में से एक बन गए। उन्हें चॉकलेट 2000 और फाइंडिंग नेवरलैंड 2004 और पब्लिक एनिमीज 2009 के लिए प्रशंसाएं मिली और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2005, क्रोफ ब्राइड 2005 और शिन टॉन जैसी फिल्मों के साथ बर्टन के साथ अन्य व्यावसायिक रूप से सफल सहयोगी एक तरह से जारी रहे। द डैम और ऑफ स्टीन 2007 और एलिस इन द वंडरलैंड 2010 में मुख्य भूमिकाओं में भी देखने को मिले।
2012 में डेप दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म सितारों में से एक में थे और 75 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई के साथ उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं के रूप में अपनी सूची विकसित की। 2010 के दशक के दौरान डेप ने अपनी कंपनी इन्फिनियन के माध्यम से फिल्म निर्माण शुरू किया और उन्हें ब्लैक मास 2015 के लिए प्रशंसाएं मिली और विजिटिंग वर्ल्ड फिल्म और फैंटिन बिश और एक ब्लीड टू द डेम 2016 में गोल्डन ग्रेड्स के रूप में अभिनय करने से पहले उन्होंने एलियंस कपूर और जो पेरी के साथ रोग सुपरगी हॉलीवुड और वैम्पायर का गठन किया और साथ ही साथ द क्रैश ऑफ गिल्डवॉस 2018 1988 और 2012 के बीच में डेप फ्रांसिस संगीत वेशन और पारदर्शी के साथ रिश्ते में थे जिसमें उनके 2 बच्चे थे। अपने अभिनेता लिली रे डेप भी शामिल थी। 2015 से 2017 तक डेप ने अभिनेत्री एम्बर हर्ड से शादी की और उनके तलाक ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। तो इस पर बेस एक मसाला कॉमेडी सीरीज आपको देखने को मिली है जो कि एक जैसे आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इसी के बारे में हम सारी डिटेल आपको बता रहे हैं। जॉन क्रिस्टोफर डेप सेकंड का जन्म 9 जून 1963 को हुआ ओवरब्रिड कैंटन में हुआ। बेटन ब्रेटी सू डेप और सिविल इंजीनियर जॉन के 4 बच्चों में से सबसे छोटे थे। क्रिस्टोफर डेप परिवार के उनके बचपन के दौरान बार बार स्थानांतरित हुए। अंततः 1970 में मिरामर फोर्डन में बस गए। उनके माता पिता 1998 में तलाक हो गया और जब वह 15 वर्ष के थे और उनकी मां ने बाद में रोबन पामर से शादी कर ली जिन्हें डेप ने एक कृष्ण के प्रेरणा कहा। और जब डेप 12 वर्ष के थे तब उनकी मां ने उन्हें एक गिटार दिलाया और उन्होंने विभिन्न बैंडों में बजाना शुरू कर दिया और रॉक संगीत एक जैसा बनाने के लिए उन्होंने 1989 से 16 साल की उम्र में मिरमीन हाई स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने 2 सप्ताह बाद स्कूल वापस जाने का प्रयास किया लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें संगीतकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कहा। 1980 में डेप ने द क्रिट्स नाम का एक बैंड अभिनय शुरू किया जिसमें फोर्डन ने मूल्य स्थानीय सफलता के बाद बैंड एक रिकॉर्ड डील की तलाश लॉस एंजलिस चले गए और अपना पहला नाम बदलकर मिक्स गाउन मेडल रख दिया। और बैंड के अलावा डेप ने कई तरह से अजीब काम किए जैसे कि टेली मार्केटिंग और दिसंबर 1983 में डेप ने मेकअप ऑस्टिन लॉरेन और एनी हेल्सन से शादी की। उनके एक तरह से बैंड में ब्रेस्टिन की गायिका की बहन है और 1994 में एक रिबॉट डील का हस्ताक्षर करने से पहले बचपन अलग हो गया और डेप ने बैंड रॉक सिटी एल्जिस के साथ सहयोग करना शुरू किया। उनके गीत और सहलेखन ने उनके पहले ग्रेटन रिकॉर्ड और एल्बम यंग में मैनसन ब्लूज में दिखाई दिए और डेप और एल्सन ने 1995 में तलाक हो गया इनका। और डेप मुख्य रूप से अंग्रेजी वंश के हैं, कुछ फ्रेंच, जर्मन और आयरिश वंश के थे। उनका नाम एक फ्रांसी हॉर्जन एप्रियास प्रियन डीएप से आया है। 1977 के आसपास विजन में बस गए और एल्जियस की एक रिबूट वंश के थे। 2002 और 2011 में समकक्षकर्ताओं में डेपन ने मूल अमेरिका वंशवाली होने का दावा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका मेरे पास कहीं ना कुछ अमेरिका और मेरे प्राप्ति काफ़ी हद तक मूल अमेरिका थी और वह स्वर्ग में मुख्य रूप से परी बड़ी और शायद क्रीड इंडियन कैटन से आने से संबंधित में समझ आती है जो कि चेरगन में क्रीडियन इंडियन से भरी हुई है। डेप के दावे और जांच के दायरे में आए एक इंडियन क्रिटियन ने लिखा और डेप ने अभी अभी अपनी एक विरासत के बारे में पूछताछ की और चेरगन राष्ट्र के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं थी। इसके कारण मूल अमेरिकन समुदाय द्वारा डेप की आलोचनाएं की गई क्योंकि डेप के पास मूल वंश का कोई दस्तावेज नहीं था। वे मूल समुदाय नेता थे और एक गैर भारतीय मानते हैं। और द लॉन रीजन्स के प्रमोशन के दौरान डेप को औपचारिक रूप से
कॉन्स्टर्नेशन के सदस्य लेडन हेरन और बेटे के रूप में गोद ले लिया गया, जिसमें वह अपने परिवार का एक तरह से मदर सदस्य बन गए। लेकिन किसी भी जनजाति सदस्य को गोद लेने के समय में डिस्टोन का एक तरह से मुख्य रूप से यूज़ किया गया और इसके अलावा मुख्य रूप से मूल निवासी समुदाय की और उनके दावे को आलोचना प्रक्रिया में एक तरह से सौदा मिला। और साथ ही साथ डेप और मूल अमेरिका फिल्म की विशेषता वाले एक विज्ञापन संस्कृति विनयन और नस्लवाद का आरोप लगाने के बाद 1990 में हटा दिया गया। जब डेप 20 वर्ष के थे तब वह अपने बैंड के साथ लॉस एंजलिस चले गए। बैंड के अलग होने के बाद डेप की तत्कालीन पत्नी लोरा ने एक एजेंट ने उन्हें अभिनेता निकोल जैसे से मिलवाया और जब वे शराब पीने वाले दोस्त बन गए और वो क्रेज ने उन्हें अभिनय करने की सलाह दी। जेम्स डीन्स की जीवनी पढ़ने और रिबन विटनेस द कोज देखने के बाद से डेप को अभिनय करने में रुचि हो गई और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने सहयोग में अभिनय करना बंद कर दिया और केवन की बेटी का ध्यान आकर्षित करने की आशंका पूरी ध्यान और डेप को मुख्य पात्र के पेरमियन की भूमिका मिली, जो कि फ्रेड एंड क्रूज से पीड़ित में थे। हालांकि डेप ने कहा कि उन्होंने अभिनेता बनने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने फिल्म में लिया जाता है जिसमें उनके संगीत करियर के कुछ बिलों को कवर करने के लिए प्राप्त की गई है। इसके बजाय डेप ओलवेन स्टोर के 1986 में उन्हें नाम युद्ध नाटक फ्रूट और अभिनय नाम भाषी नीति व्यक्ति की छोटी सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। वह एक किशोर आदर्श बन गए। 1980 के दशक के अंत में जब उन्होंने फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला मुख्य रूप से 11 जेफ स्टीन में एक हाई स्कूल के ऑपरेशन में एड के साथ में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको अब तक सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ 1987 में हुई इस प्रीमियर में उन्होंने अभिनेता फ्रेडिन फोस्टन के साथ काम करने के लिए भूमिका को स्वीकार किया, जिसमें उन्हें प्रेरित किया गया और उनकी सफलता के बावजूद डेप को लगा कि श्रृंखला ने उन्हें उत्पादन की भूमिकाओं में मजबूर कर दिया है। 1990 से 2002 में स्वतंत्रता फिल्म में टिम बर्टन के साथ प्रारंभिक सहयोग किया और 21 जेफ स्टीन में एक किशोर आदर्श के रूप में अपनी अनुभव को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू इनके बारे में जानते हैं। सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में जैसे बताऊँ तो जब डेप 12 वर्ष के थे तो उनकी माँ उन्हें एक गिटार बनाना सिखाया, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको कई डिटेल आपको बताई थी। और जब डेप 20 वर्ष के थे तब वह अपने एक तरह से बैंड के साथ लॉस एंजलिस चले गए। बैंड के अलग होने के बाद डेप तत्कालिक पत्नी लोरा एन एलिशन से उनकी अभिनेता लोगन से मिलवाया जब वह शराब पीते थे। ये भी मैंने थोड़ा बहुत एक तरह से बता ही दिया था आपको। 21 जेफ स्टीन में एक किशोर आदर्श के रूप में अपनी अनुभव में निराशा को डेप ने ऐसी भूमिका लेना शुरू किया जो उन्हें अधिकतम दिलचस्प लगी, बजाय उन भूमिकाओं के जो उन्हें लगता था कि बॉक्स ऑफिस पर सफल होगी। 1990 में उनकी फिल्म रिलीजिंग जॉन बर्टन कोई बिरबिन भी थी और 1950 के दशक में वह अधिकांश एक गतिशील कॉमेडियन थी। हालांकि इसकी रिलीजिंग पर बॉक्स ऑफिस पर असफल नहीं मिली और पिछले वर्ष में एक प्रथम क्लास पर दर्जन हासिल कर दिया गया। इसके अलावा 1990 में डेप ने टिम बर्टन की रोमांटिक फैंटेसी फिल्म एडवर्ड इज हैडन के बैन ईस्टन और विनोद राइड के साथ शीर्षक किरदार निभाया। ये फिल्म लगभग 53 मिलियन की घरेलू कमाई के साथ व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। भूमिका की तैयारी में डेप ने संवाद के लिए अनुवादित कैसे पैदा किए और इसे अध्ययन करने के लिए चार्ली चैलेंज की कई फिल्में देखी और रोलिंग स्टोन के पीटर क्रेस ने डेप की उच्च आदर्श की प्रशंसा करना एक तरह से जारी कहा और सैमुअल एडवर्ड ने तीव्रता और लाश की
रचनात्मक रूप से व्यवसाय की। यह एक शानदार प्रदर्शन था, जबकि वह वॉशिंगटन पोस्ट की रिटर्न कैंपस ने लिखा कि वह ट्विटर आते हैं कुछ शब्दों की इस हिस्से में मैन्यूरन और यह सब चमकदार काली आंखें और कापले देखभाल के साथ माध्यम में रहे, जिसके साथ उन्होंने हॉरर मूवी हाथों को पकड़ना और डेप में उनकी पहली कमाई फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन उसी भूमिकाओं के लिए प्रमुख पैंजो वाली फिल्म बॉर्डन की एक प्रजाति नाम का डेप नाम के एक क्रिश्चियन डेप रही और फ्राइड एंड डेड और द फैनी नाइट ने 1991 में एक संक्षिप्त कैमियो को जोड़कर डेपन की। अगले दिनों में कई फिल्में रिलीज नहीं हुई, जो कि नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीम फ्रेंचाइजी की छठी किस्त थी। साथ ही साथ दोस्तों फ्राइडे डेड द फ्रेंचाइजी नाइटमेयर 1991 में एक समाप्ति कैमियो को छोड़कर डेपन ने अगले 2 वर्षों में कई फिल्में रिलीज नहीं हुई। साथ ही साथ दोस्तों के साथ और भी कई भूमिकाओं में ये अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। द न्यूयॉर्क टाइम्स में जेरेड मॉसी ने लिखा कि डेपी बस्टन क्रीड की तरह बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वे वास्तव में ग्रेट स्टोन बेस बन गए हैं। 1993 की उनकी दूसरी फिल्म लेस हॉलिस्टोन की एक तरह से वाइट इंटिंग और ग्रेट एंड ग्रीफ में लियो डॉर्गन और जूनियर लूशन के सहकार में एक बेकर परिवार के लिए एक नाटक थी। हालांकि अधिकांश समीक्षाएं और डिक ब्रेन पर केंद्रित थी, जिन्हें उन्हें दर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त था। साथ ही साथ डेपी की आखिरी 1993 की रिलीजिंग अमीर ड्रीम और जिसकी नकारात्मक समीक्षाएं मिली और बेलिन फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर जीती और 1994 में डेप ने बर्टन के साथ पुनः मिलन किया और एक ब्रूट में शीर्षक भूमिका निभाई, जो कि इतिहास की सबसे सहयोगी फिल्म निशांगों में से एक की जीवनी पर फिल्म थी। डेप ने बाद में कहा कि वह उस समय फिल्मों के निर्माण को लेकर उदास थे, लेकिन परियोजनाओं के बारे में सुनने के 10 मिनट के भीतर प्रतिबाधा थी। उन्होंने पाया कि भूमिकाओं ने उन्हें खुद को आगे बढ़ाने और कुछ मौजे करने का मौका दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों डेप को कई बार एक से कई लोग साथ एक्टिंग में देखा गया और यह हास्य अभिनेता गोल्डन ग्लोब के लिए भी नामांकन प्राप्त करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगले वर्ष डेप ने 3 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट डॉन जूलियन डायमंड में मार्डर बेड के साथ एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो मानते हैं कि वह दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी डॉन जूलियट है। उन्होंने जिम जेरमुस के डेटमैन में अभिनय किया, साथ ही साथ जो पूरी तरह से काले और सफ़ेद रंग के पश्चिमी एक तरह से एरिया के लोगों से भेदभाव के ऊपर थी और जिसे अपनी बहस बेटी को बचाव के लिए राजनीति को एक तरह से मारने के लिए कहा जाता है। 1987 में डेप ने एल मार्चेन में माइक नोबल द्वारा निर्देशित अपराध नाटक टोनी बास्कन में अभिनय किया और डेप ने इसे अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी और पिस्टल की भूमिका निभाई, जो कि न्यूयॉर्क शहर में माफियाओं में घुसपैठ करने वाले डो बास्कन पर नाम पर एक तरह से अपमानता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मेन कैरेक्टर के अंदर जॉनी डीप देखने को मिले हैं, जो कि एक शायद इन पर ही बेस्ड सीरीज आपको देखने को मिली है। ये एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी लेंथ तकरीबन 1 घंटा प्लस है, उसके लगभग बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टोमेटोज की इसकी रेटिंग देखी जाए तो 4.6 से 10 में से आ रही है और कई प्लेटफॉर्म पर इसमें 5/3 रेटिंग है, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है। और बाकी रिस्पॉन्स की देखा जाए तो इसे अब तक लगभग 32 मिलियन फैमिलीज ने देख लिया है और नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर ही चल रही है सीरीज के सेक्शन के अंदर। आप जाकर देख सकते हो, नेटफ्लिक्स टॉप 10 सर्च करते ही आपके सामने पेज आ जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ लगभग 30 कंट्रीज के अंदर ये टॉप 10 ट्रेंडिंग पर चल रही है। और इसी बीच हम आपके लिए इस वीडियो पर यानी इस टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आया है, सारी कुछ जानकारी इस सीरीज की हमने आपको दी है और अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 1987 में डेप ने द ब्रग के साथ एक निशांग और पटकथा लेखन के रूप में शुरुआत की। उन्होंने इसमें एक
गरीब मूल अमेरिकन व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो कि मार्वल ब्रांड द्वारा निभाए एक अमीर व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इसका प्रीमियम 1997 के कोर्स फिल्म के फेस्टिवल में हुआ, जिसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और समीक्षाओं के कारण डेव ने द ब्रेक को अमेरिका में रिलीज नहीं किया। और डेव लेकिन हंटर एड और थॉमसन के प्रशंसा में भी थे। उन्होंने फियर एंड द और थिंग इन द नोसफैगन 1988 में उनके बदले हुए अहंकार और रैंडब्रून की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों उसी वर्ष बाद डेव ने क्रिस बेशन एलियन विड्रोड में द मेम्पेन 1988 के लिए एक समीक्षा कैमियो किया। डेव 1999 में 3 फिल्मों में दिखाई दिए। पहला साइंस पिक्चर थ्रिलर द एस्नोडियन वॉन्ट थी, जिसमें सह कलाकार चार्ली थेन्स थे, जो कि व्यापक या आलोचनात्मक रूप से सफल नहीं थी। दूसरे रोमन पोली की द नाइट ग्रेटन में एक पुरानी किताबों के विक्रेता की भूमिका निभाई, जो कि एक रहस्यमय उलझन थे। यह दर्शकों के बीच थोड़ा अधिक सफल रहा, लेकिन इससे अधिक समीक्षाएं मिली। और तीसरे बटन पर द लीजेंड ऑफ सिली हॉल का रूपांतरण था, जहां डेली ने क्रिस्टोफर लीकिन और क्रिस्टोफर वोकन के साथ इचबॉर्ड क्रेन की भूमिका निभाई। और साथ ही साथ ने सहस्त्रवादी डेव की पहली फिल्म रिलीज ब्रिटेन फ्रेज ड्रामा द मैम टू क्रिड्स 2000 थी, जिसका निर्देशन सेलियन पोर्टर ने किया था। इसमें उन्हें क्रिस्टीन रीकन और बेट विल्सन और जॉन टूरेंस के साथ रोमांस घुड़सवार की भूमिकाएं निभाई, और यह कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं थी। और डेप ने जूलियस सोरबैन की समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित बिफोर नाइट ऑफ 2000 में सहायक भूमिका निभाई। और 2000 की अंतिम फिल्म हॉस्टेन की समीक्षाओं की व्यापक रूप से सफलता चॉकलेट थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2003 के अंदर से इन्होंने उभरते हुए सितारे के रूप में अपना करियर बनाया है। 2003 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की सहायक फिल्म पैरेट ऑफ द कैरिबियन से द क्रेश ऑफ द ब्लैक प्लस में अभिनय किया। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी सफलता थी इनके करियर की ये मूवी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस मूवी ने लगभग 655 बिलियन डॉलर्स की कमाई की, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई थी। और इसने सर्वश्रेष्ठ सहायक एमी अवार्ड जीता। और साथ ही साथ 2003 में रिलीज हुई इनकी दूसरी फिल्म थी रॉबर्ट रेडियन की एक्शन फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मैकिन्स में डेव ने एक भ्रष्टाचार CIO एजेंट की भूमिका निभाई। बॉक्स ऑफिस पर मध्य सफल रही। इसे औसतम से भी अच्छी समीक्षाएं मिली, विशेष रूप से डेव के प्रदर्शन की प्रशंसाएं मिली। डेव ने स्टीफन किंग की एक लघु कहानी पर आधारित थ्रिलर सीक्रेट विंडो 2004 में लेखन और ब्लॉग के साथ अगली बार एक लेखन के रूप में अभिनय किया। ये एक माध्यम व्यावसायिक सफल थी, लेकिन इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। लगभग उसी समय रिलीज हुई जब ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्रता फिल्म लिबर्टी 2004 में डेव ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। और स्क्रीन लेखन जेमन बेंस के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब वाफ्ट MSG नामांकन प्राप्त हुआ। हैप्पी अवर क्राउंड 2004 में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ वनस ब्रदर पिक्चर्स के तहत अपनी खुद की फिल्म निर्माता कंपनी इन्फिनियन की स्थापना की। डेव ने टिम बर्टन के चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2005 के रूपांतरण को बिली कुंग के रूप में मुख्य भूमिकाओं के साथ बॉक्स ऑफिस पर पहली सफलता जारी की। इसका सकारात्मक आलोचना स्वागत किया। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट स्टोन मोशन एनिमेशन क्रॉस ब्राइड 2005 आया, जिसमें डेव ने कुछ मुख्य किरदार निभाए और क्रिएटर वॉन डॉट को आवाज़ दी। और डेव ने पायरेट सीक्वल डेड मैन्स चेस 2006 और आयरलैंड एंड द जैक स्पॉन्स की भूमिका द्वारा 2007 में दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी। उन्होंने वीडियो गेम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द लीजेंड ऑफ द स्पोर्ट्स में चेतन की आवाज़ दी। और फैडिंग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जैक स्पैन की भूमिकाओं में डेव कई एक तरह से सिनेमा प्रेमियों के साथ पायरेट्स फिल्म देखने का मुख्य कारण था। और 2007 में डेव ने ब्रिटेन के साथ उनकी छठी फिल्म के रूप में सहयोग किया। एक बार उन्होंने संगीत में स्वीनी डॉन द जर्मन वॉर ऑफ पीटर 2007 में जानलेवा नाइस्टीन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों जी के साथ ये अपने करियर के अंदर सबसे
ज़्यादा एक तरह से भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बने थे। 2009 में डेप ने माइक मान की 1913 की दशक की अपराध फिल्म पब्लिक मिनीजियन में वास्तविक जीवन की गैंगस्टर जॉन डिलीबन की भूमिका निभाई। ये व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे मामूली समीक्षाएं मिली। और साथ ही साथ दोस्तों डेप ने 2010 की शुरुआत में टीम बर्टन के साथ एक और सहयोग किया, एलिस इन द एक तरह से वंडरलैंड 2010 के साथ की, जिसमें उन्हें हेलेंस बॉन्सन केट और एनी हैंथन और एलिन स्केन के साथ वेटर कैटर की भूमिकाएं मिली। और इसे बॉक्स ऑफिस पर 1.025 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की कमाई की। ये मुख्य रूप से 2010 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। ये व्यवसाय रूप से सफल भी थी और डेप ने पहली बार 2011 की फिल्म रिलीज एनिमेटेड फिल्म रंगोल थी, जिसमें उनके विषय शीर्षक पर एक छिपकली की आवाज़ दी गई थी और ये एक बड़ी आलोचना और व्यावसायिक सफल थी। साथ ही साथ 2012 में डेप दुनिया के सबसे अधिक चमकने वाले सितारों में 75 मिलियन डॉलर्स की के भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। 51 जज स्टीन में सह कलाकार पीटन और हॉली रिबन्स ने श्रृंखला की फ्रेंचाइजी फिल्म रूपांतरण में कैमियो की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म 1960 के दशक की इसी नाम के गोल्डन टेलीविजन सोप ओपन पर आधारित थी, जो बचपन में उनके पसंदीदाओं में से एक था। और संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म के खराब स्वागत ने डेप की स्टार ई फिल्म के सवाल के घेरों में ला दिया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से कई बैक टू बैक मूवीज ये हिट दे चुके हैं। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो दे ही चुका हूँ और बाकी और मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 1990 में उन्होंने क्राइम बेबी और एंड सीजर हेड फिल्म में अभिनय किया और चित्रण किया, जो कि उस जमाने में बड़ी सुपरहिट मानी गई। और डेटमैन 1985 एंड वुड 1994। साथ ही साथ इसी के साथ डॉन बॉस्को 1987, फियर एंड द ओन थिंग इन द वेस्टिंग 1988 और 2000 के दशक की शुरुआत में वे रोमांस चॉकलेट में देखने को मिले। ब्लॉग 2001 और एक्शन फिल्म वंस अपॉन ए टाइम मैक्सन और ड्रामा फाइंडिंग नोवरलैंड 2004 में हॉरर फिल्म फोर्सन हेरन स्क्रिप्ट के अंदर। साथ ही साथ इसी के साथ द क्रच ऑफ द ब्लैक पास में शुरुआत के अंदर कैमन ऑफ द कैरियन श्रृंखला में कैप्टन जैक स्पेंस की भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने जेस जूलियंस के साथ द टूरिड में अभिनय किया, जो कि मोशन पिक्चर कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन अवार्ड के लिए नामांकन किया गया था। दोस्तों ये एक तरह से रियल से एक तरह से घटना पर आधारित यानी एक तरह से डॉक्यूमेंट्री है, तो रियल पर बेस है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर से आप को सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज हैं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में और कई डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्ट्रेस एम्बर लोरा हर्ड। एम्बर लोरा हर्ड जन्म 22 अप्रैल 1986। ये एक अमेरिकी अभिनेत्री, मानवतावादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हॉरर फिल्म ऑल द बॉयज लव मेडीलैंड 2006 में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने द वार्ड 2010, ड्राइव एंग्री 2011 में और लंदन फिल्म्स 2018 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने पाइनएप्पल एक्सप्रेस 2008, नेवर बैक डाउन 2008, द जॉनसन्स 2009, द रम डायरी 2011, परानोइया 2013, माचेट किल्स 2013, मैजिक माइक डबल एक्सल 2015, द डेनिश गर्ल 2015, हार्ट डीसी एक्सीडेंट यूनिवर्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जो जस्टिस लीग 2017, एक्वामैन 2018 और आगामी एक्वामैन
एंड द लास्ट किंगडम 2023 में मेरा की भूमिका निभा रही है। उन्होंने द शेड्यूल में ट्रेन डाउन हिडन पम्प्स 2007 और पैरामाउंट के पोस्ट एपोकिक द स्टेट 2020 जैसी टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय किया है। 2016 में हर्ड एक LCU कलाकार राजदूत की क्षमता में अमेरिकन सिविल लिबर्टी उन्हें ACLU के साथ एक स्वयंसेवक बन गए। यह भूमिका उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित थी जो नागरिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। हर्ड ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के मानवाधिकार राजदूत के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वैसे भी सुना है कि 2015 में अभिनेता जॉनी डेप से शादी की, जब तक 2016 में उनका विवाह विच्छेद नहीं हो गया। तब से दोनों ने एक दूसरे पर घरेलू दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। दोनों लंबे और उच्च प्रोफाइल मानहानि मामलों में शामिल हैं, जिनमें डेप बनाम NGM मुकदमा व्यापक रूप से प्रचारित टैब शामिल है। विसुना परीक्षण। उनके जन्म आपको बताया एम्बर लोरा हर्ड 22 अप्रैल 1986। उनकी एज जो है 37 होगी। इस हिसाब से ऑस्टिन टेक्सास US में ये रहती है। अन्य नाम एम्बर लोरा डेप, एम्बर वैन री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पेशा अभिनेत्री 2003 से लगातार अभी तक वर्क कर रही है। इनके जो हस्बैंड है जॉनी डेप M 2015 और साझेदारी तस्या वैंड्री 2008-2012 में। इनके बच्चा जो है चिल्ड्रन एक है। इनके अर्लियर लाइफ की बात करें तो दोस्तों इनके बारे में प्रारंभिक जीवन। हार्ड का जन्म ऑस्टिन टेक्सास में हुआ, जो इंटरनेट शोधकर्ता पेटिगास पेसे निपास 1956-2020 और निर्माण कंपनी के मालिक डेविड क्लिंटन हर्ड जन्म 1950 की 3 बेटियों की बीच वाली संतान है। 3 बहनों में से ये बीच वाली बेटी है। परिवार ऑस्टिन के बाहर रहता था। हर्ड के पिता अपने खाली समय में घोड़े को प्रशिक्षित करते थे। उनके साथ घोड़ों की सवारी, शिकारी और मछली पकड़ने में ये भी बड़ी हुई। उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। हालांकि एक वयस्क के रूप में उन्होंने कहा कि अब वस्तुकरण का समर्थन नहीं कर सकती। कैथोलिक धर्म में पले बड़े हर्ड ने खुद को एक कैथोलिक के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त की कार की दुर्घटना में मृत्यु के बाद 16 की उम्र में नास्तिक हो गई थी। ये अगले वर्ष रूढ़िवादी ईश्वर व्यवित टेक्सास में सहज नहीं रही। हर्ड ने लॉस एंजलिस में अभिनय करियर बनाने के लिए अपने कैथोलिक हाई स्कूल को छोड़ दिया। अंततः उसने गृह अध्ययन पाठ्यक्रम से माध्यम से ही डिप्लोमा अर्जित किया। इनकी आजीविका बताएं तो 2003 से 7 की बताता हूँ मैं इनको करियर के बारे में। तो हर्ड ने अपनी शुरुआती अभिनय कार्य में 2 संगीत वीडियो केनिन चेस्नी की देयर गोस माई लाइफ और आइस ले की आवाज़ आई वॉट नॉट प्रिपेयर्ड और टेलीविजन श्रृंखला जैक एंड बॉबी 2004 द माउंटेन में छोटी सहायक भूमिका शामिल थी। 2004 द ओसी 2005 उन्होंने अपनी पहली फिल्म करियर की शुरुआत में स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट 2004 में एक छोटी सी भूमिका से की। इसके बाद उन्होंने ड्रॉप डेड फैब सेक्सी 2005, नॉर्थ कंट्री 2005, साइड एक्स 2005, प्राइस टू पे 2006, अल्फा डॉग 2006 और स्पिन 2007 और पुलिस प्रक्रियात्मक अपराध नाटक टेलीविजन श्रृंखला क्रिमिनल माइंड के एपिसोड में अतिथि अभिनीत स्थान। हर्ड को उनकी पहली प्रमुख भूमिका लीड रोल अपरंपरागत स्लैशर फिल्म ऑल द बॉयज लव मेडी लेन में मिली, जिसका प्रीमियर 2006 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, लेकिन वितरण समस्याओं के कारण 2008 तक यूरोप और 2013 तक ये अमेरिका में रिलीज नहीं। 2007 में हर्ड ने CW के किशोर नाटक हिडन पाइप्स में मुख्य किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जिसे नेटवर्क ने किशोर दर्शकों के लिए अन्य श्रृंखला के ग्रीष्मकालीन पुनः प्रसारण के साथ
प्रसारण के स्थान पर प्रसारित किया। श्रृंखला का प्रीमियर मई 2007 में अमेरिका में मिश्रित समीक्षा और खराब रेटिंग के कारण हुआ, जिसके कारण CW ने इसे रद्द करने से पहले नियोजित 12 एपिसोड में से केवल 8 को प्रसारित किया। उसी वर्ष हर्ड सारा के साथ लघु फिल्म डे 73 में किशोर नाटक रिमेंबर द डेज में शो टाइम श्रृंखला कैलिफोर्निया में एक एपिसोड में भी दिखाई दी। 2008 से 2016 मुख्यधारा की पहचान रही। अब इनकी बात कर लेते हैं। 2018 हर्ड को 2008 में मुख्यधारा पहचान मिली। झूठ अपाटो द्वारा निर्मित स्टोनर कॉमेडी पाइनएप्पल एक्सप्रेस और मार्शल आर्ट ड्रामा नेवर बैक डाउन में सहायक भूमिकाओं के साथ दोनों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। ये ब्रैड ईस्टन एलिस के उपन्यास द इनफॉर्मल 2008 के रूपांतरण में एक कलाकारों के टुकड़े के हिस्से के रूप में भी दिखाई दी, लेकिन फिल्म बुरी तरीके से असफल हुई। अगले वर्ष हर्ड ने डेविस डचोवनी और डेमी मूर के साथ जॉन सिन 2009 में अभिनय किया। विविधता लिखा है कि हर्ड ने मूर से कमोबेश शो चुरा लिया। बॉक्स ऑफिस पर हिट ज़ॉम्बीलैंड 2009 में संक्षिप्त उत्पत्ति के अलावा इस दौरान हर्ड की अन्य फिल्में या तो स्वतंत्र फिल्में थी जिन्हें केवल सीमित नाटकीय रिलीज में एक्स-मैन वेटन द रिवर इज वाइड द सून द डार्कनेस द्वारा समीक्षकों द्वारा प्रतिबंधित हॉरर फिल्में द स्पेड फादर 2009 द वॉर्ड 2011 में हर्ड की पहली फिल्म रिज ड्राइव एंग्री थी, जो एक कैथोलिक एक्शन थ्रिलर थी जिसमें उनकी जोड़ी निकोलस केज के साथ थी। फिल्म को मुख्य रूप से खराब समीक्षाएं मिली, मतलब बेकार रेटिंग मिली और व्यावसायिक रूप से कमजोर प्रदर्शन किया। लेकिन फिल्म समीक्षक रोजर रॉबर्ट ने लिखा कि वह अपने चरित्र के साथ वह सब कुछ करती है जो संबद्ध किया जा सकता है। वह वेटरे जो एक मरे हुए आदमी के मिशन में उलझा जाती है और अपनी बेटी को एक पन से बचाने के लिए। 2011 की शुरुआत में हर्ड ब्रिटिश टेलीविजन का टॉप गियर में एक उचित कीमत वाली कार में स्टार के रूप में दिखाई दिए, जो उनके सीट लीडर बोर्ड पर 41 में से 44वें स्थान पर था। हर्ड ने अगली बार NCB के द प्लेबॉय क्लब में अभिनय किया, जो 1960 के दशक में शिकागो मैमूल प्लेबॉय क्लब के बारे में एक अबाध नाटक श्रृंखला थी। खराब समीक्षा और रेटिंग के साथ साथ नारीवादी और रूढ़िवादी समूह दोनों के विरोध के बाद केवल 3 एपिसोड प्रसारित होने के बाद श्रृंखला रद्द कर दी गई। 2011 में हर्ड की तीसरी भूमिका हंटर एस थॉमसन रूपांतर द रम डायरी 2011 में जॉनी डेप द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार की प्रेमिका के रूप में थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही, जिसने 45 मिलियन के बजट में केवल 30 मिलियन की कमाई की और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। हर्ड का हिस्सा अविकसित बताया गया था। 2011 में हर्ड फैशन ब्रांड गेस के एक विज्ञापन अभियान में दिखाई दी और इसके बाद हर्ड ने अगली बार थ्रिलर पेरानोइया 2013, शोषण फिल्म मार्चटे किल्स 2013 और व्यंग्य सिरप 2013 में अभिनय किया, जिनमें से कोई महत्वपूर्ण या व्यावसायिक सफलता नहीं थी। इस वर्ष ऑल द बॉयज लव मैडी लैन की US से रिलीज भी देखी गई। हालांकि फिल्म की समीक्षाएं कुल मिलाकर नकारात्मक से मिश्रित थी। हर्ड के प्रदर्शन को लॉस एंजलिस टाइम द्वारा उनका अब तक का सबसे निश्चित और द वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से दिलचस्प माना गया था। 3 Days to Kill में सहायक की भूमिका में फिर दिखाई दी। 2014 में हर्ड व्यावसायिक रूप से एक्शन सफल थ्रिलर फिल्म 3 Days to Kill में सहायक भूमिका में निभाई गई। 2015 में हर्ड की कॉमेडी ड्रामा मैजिक माइक XXL में प्रमुख सहायक भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने फिल्म के नायक चैनिंग टैटम की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उन्हें पूर्ववर्ती की तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही। हर्ड ने टॉम हूपर के प्रिय ड्रामा द डेनिश गर्ल 2015 में एक छोटी सहायक की भूमिका निभाई थी। एक स्वतंत्र अपराध थ्रिलर
द एड्रेस टॉयरेस 2015 में जेम्स फ्रैको एंड हैरिस के साथ एक अभिनीत भूमिका निभाई थी। इंडी वायर ने कहा कि हालांकि हर्ड को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, एंडराज डायरीज में यह बहुत अधिक क्षमता प्रदर्शित करती और अधिक गंभीरता के लिए बोले जाने की बोली में सफल रही। 2015 में उनकी चौथी भूमिका टेलीविजन फिल्म वन मोर टाइम क्रिस्टोफर वोकेन के साथ थी, जो स्टोरेज प्रसारित हुई। इस संघर्षरत गायिका गीतकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने गायन की शिक्षा ली, पियानो और गिटार बजाना भी सीखा। लॉस एंजलिस टाइम्स ने उनके प्रदर्शन को शानदार कहा और द फिल्म स्टेज में कहा कि हर्ड ने सराहनीय काम किया। अभिनेत्री अमेरिकी ऑटोमोबाइल रियलिटी शो ओवरहॉलिंग के नवंबर 2015 के एक एपिसोड में भी दिखाई दी। मस्टेक को एक मेकओवर मिला। इसमें कलाकारों को डेव के आदेश पर हर्ड के साथ शरारत करते हुए भी दिखाया गया। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ज़्यादा तक इसे लोगों तक शेयर किया ताकि आसानी से वह लोग इसे भी देख पाएँ। आपके एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से होगा जितनी जल्दी वीडियो आएगी उतनी जल्दी आप तक पहुंच पाएगी। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। हर्ड ने लंदन फिल्म्स में प्रमुख महिला भूमिका निभाई, जो मार्टिन एमिस के एक दिवंगत फीमेल फेंटेड के उपन्यास का रूपांतरण है, जो जानती है कि हत्या कर दी जाएगी। इसका प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ। स्क्रीनिंग के तुरंत बाद निर्देशक और निर्माताओं के बीच असहमति के कारण और मुकदमेबाजी के कारण फिल्म को रिलीज होने से ही रोक दिया। कथित तौर पर प्रदर्शन और प्रचार संबंधी दायित्वों का उल्लंघन करने पर के लिए हर्ड पर भी $10 मिलियन का मुकदमा किया गया। अभिनेत्री ने यह कहते हुए प्रतिवाद दिया कि निर्माताओं ने उनके अनुबंध में नग्नता नियम का उल्लंघन किया है। सितंबर 2018 में एक समझौता हुआ और आखिर फिल्म रिलीज हो गई। इसे अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं मिली और हर्ड ने कहा था कि यह फिल्मांकन की सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी और ये लगातार कठिन साबित हुई। मैं यह नहीं कह सकती कि मैंने चरित्र के साथ न्याय किया है। द डेली टेलीग्राफ की जैन मुलिक ने लिखा कि हर्ड ने रहस्य में निकोलस 6 के रोल में एक अच्छा मोड़ प्रदान किया है, जो अभी भी अनुगल से नहीं बचा जा सकता। जबकि रोजर एवेट कॉम के पीटर सुवोजिस्की ने कहा कि वह बस करती है उस प्रकार का रहस्य और आकर्षण प्रदर्शित न करे जिसकी चरित्र की आवश्यकता है। 2019 में फिल्म ने हर्ड के प्रदर्शन को सबसे खराब अभिनेत्री और गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2017 की बात करें तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और अन्य परियोजनाओं के बारे में 2017 में हर्ड लैक बेल की इंडी कॉमेडी आई डू अनटाइटल्ड आई डू में एक कलाकार की टुकड़ी के हिस्से के रूप में दिखाई दी और अंटार्कटिक साम्राज्य की राजकुमारी मीरा के रूप में डीसी एक्टेटस यूनिवर्स DCIU के कलाकारों में शामिल हो गए। सुपर हीरो फिल्म जस्टिस लीग उन्होंने अगले वर्ष एक्वामैन की भूमिका दोहराई, जिसमें जैसन मोमोआ सह कलाकार थे और स्टूडियो फिल्म में हर्ड की लीड रोल था, मतलब उनकी पहली भूमिका थी प्रमुख वाली। उन्होंने इस भूमिका के प्रति आकर्षण के कारण अपने कारणों में से एक रूप में मीरा की अपने आप की एक मजबूत स्वतंत्र आत्मसंपन्न सुपर हीरो की विशेषता का हवाला दिया, जो अपने नाम के बजाय एक्वामून कहे जाने को स्वीकार करती रही। एक्वामैन को मिश्रित समीक्षाएं मिली। यह व्यावसायिक सफलता थी जिसमें $1 अरब से अधिक की कमाई की। शिकागो ट्रिब्यूनल माइक टिन फिलिप्स और द इंडिपेंडेंट जेफरी मैनकॉब ने नोट किया कि हर्ड 50 दशक की शुरुआत की बी मूवी चीज के एक धमाकेदार हवा देता है। वह मीरा के रूप में इस मनोरंजन तरीके से पेश करती है। उसी वर्ष हर्ड को सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड लॉरियल पेरिस के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। 2019 में हर्ड की स्वतंत्रता नाटक हर स्मेल और गली में सहायक भूमिकाएं थी। 2020 की रिलीज हुई तो
की एकमात्र परियोजना द स्टैंडी थी, जो इस नाम से स्टीफन किंग के उपन्यास पर एक आधारित लघु श्रृंखला यानी कि शॉर्ट फिल्म थी। उन्होंने नॉर्दन क्रॉस नाम की एक स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई, जो सर्वनाशकारी प्लेग से बचे कुछ लोगों में से एक है। इसका प्रीमियर 2020 में CBS ऑल एक्सेस में और श्रृंखला का समापन फरवरी 2021 में प्रसारित हुआ। 2021 में हर्ड ने सुपर हीरो फिल्म जैक स्पाइडर जस्टिस लीग में मीरा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो एक निर्देशन की भूमिका थी। 2017 की फिल्म जिसके लिए उन्होंने एक नए दृश्य भी फिल्माए, हर्ड एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 2023 में अभिनय करने के लिए तैयार थी, जो एक्वामैन की अगली कड़ी है। हर्ड को फिल्म से हटाने के लिए ऑनलाइन याचिका उनके पूर्व पति डेप के यूके मानहानि मामले को हराने और 2020 में फैंटास्टिक बीट्स फिल्मों के उनके प्रतिस्थापित करने बाद शुरू हुई। याचिका में आरोप लगा कि हेड ने डेप के खिलाफ अपने आरोपों के बारे में झूठ बोला था। वह स्वयं में ज्ञात और सिद्ध घरेलू दुर्व्यवहार करता है। हर्ड के अभियान सोशल मीडिया पर भुगतान किए गए अभियान के रूप में वर्णित किया गया और फिल्म सह निर्माता पीटर स्फ्रान ने पुष्टि की कि हर्ड अगली कड़ी में दिखाई देंगे। अमेरिका 2022 में डेप बनाम हर्ड मुकदमे की शुरुआत तक याचिका 2 मिलियन हस्ताक्षर तक पहुंच गई। अपनी गवाही में हर्ड ने कहा कि उन्होंने फिल्म में बने रहने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह मुझे फिल्म में शामिल नहीं करना चाहते। उन्होंने केवल एक बहुत छोटा संस्करण शूट किया। DC फिल्म के अध्यक्ष वॉल्टर हामदा, जिन्होंने डेप के लिए गवाही दी, ने कहा कि मीरा को फिर से चुनने पर विचार किया गया था, लेकिन यह दुर्व्यवहार के आरोपों के बजाय मोमोआ के साथ हर्ड केमिस्ट्री की चिंताओं के कारण था। परीक्षण के बाद हर्ड की पहली भूमिका कॉनर एलिन द्वारा निर्देशित फिल्म इन द फायर में थी। फिल्म का प्रीमियर 2 जून 2023 में टोरमीना फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इनकी डोनेशन और एक्टिवनेस की बात कर लेते हैं। सक्रियता 2012 में हर्ड ने मैक्सिकन संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा पर अमेरिकन आचरण नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए द्विभाषीय अभियान एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम किया। अगस्त 2016 में हर्ड ने जॉनी डेप के साथ अपने $7 मिलियन के तलाक समझौते को अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लॉस एंजलिस CHSL को दान करने का वादा किया। इसके बाद में नवंबर 2016 में उन्हें TMZ के आरोप के खिलाफ इस प्रतिज्ञा का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया कि इस तथ्य के बावजूद कि डेप ने अभी तक उन्हें $7 मिलियन का भुगतान नहीं किया है कि उन्होंने अभी तक दान नहीं किया है, इसकी प्रतिज्ञा की थी। डेप ने अक्टूबर 2000 तक हर्ड को तलाक के पूरे $7 मिलियन का भुगतान कर दिया। तब तक CHSL ने पहले ही हर्ड को वित्तीय वर्ष 2017 के लिए अपनी ऑनर रोल ऑफ द डोनर सूची में आधिकारिक तौर पर शामिल करने के लिए अपने दाताओं के रूप में से एक मान्यता दे दी। अगले वर्ष 2019 में उन्होंने उसे भी शामिल किया। वित्तीय वर्ष 2018 के लिए उनके दाताओं की सूची। जनवरी 2021 में डेली मेल ने डेप के वकीलों द्वारा लगाए गए एक आरोप की रिपोर्ट दी। हर्ड ने अभी तक अपना दान पूरा नहीं किया है। इस दावे के जवाब में हर्ड के वकील ने कहा कि हर्ड का इरादा आखिरकार अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने का था, लेकिन उसके लक्ष्य में देर हुई क्योंकि श्री डेप ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है और परिणाम स्वरूप उन्होंने लाखों डॉलर खर्च करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद मीडिया आउटलेट ने हर्ड के पिछले बयानों पर रिपोर्ट दी। अक्टूबर 2018 में डच टेलीविजन टॉक शो RTL लेट नाइट में उनकी उपस्थिति के दौरान हर्ड ने कहा कि ACLU और CHLA को $7 मिलियन का दान दिया था। यूके में डेप बनाम न्यूज़पेपर्स लिमिटेड मामले में अपनी फरवरी 2020 की गवाही में हर्ड ने कहा कि उनके तलाक के भुगतान की पूरी राशि दान में दे दी थी। 2022 में डेप बनाम हर्ड मुकदमे में CHSL के कॉर्पोरेट डिजाइनर गवाही दी कि 2021 तक हर्ड ने उन्हें
लाख डॉलर का भुगतान दिया। पहले मुकदमे के इस्तेमाल में दी गई दिसंबर 2021 की गवाही में CHSLU के मुख्य परिचालन अधिकारी ने गवाही दी कि संगठन को उम्मीद थी कि गिरवी रखी गई और 10 साल की अवधि में आ जाएगी और हर्ड ने 18 के बाद कोई योगदान नहीं दिया है। उस समय तक CLU को 2016-18 के बीच 1.3 मिलियन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3,50,000 सीधे हर्ड से थे, 5 लाख डोनर एडवाइस फंड के थे जो एलन मस्क के लिए माने जाते हैं। 3,50,000 दूसरे डोनर एडवाइस फंड से और सीधे 1 लाख सीधे समझौते के हिस्से के रूप में डेप से। 2019 में CLU को पता चला कि हर्ड की वित्तीय समस्याएं हो रही है, अपनी प्रतिज्ञा की शेष राशि पूरी नहीं कर सकती। हर्ड ने गवाही दी कि मामले का बचाव करने में उनकी कानूनी फीस 6 मिलियन से अधिक हो गई है। इसके बाद ये गवाही दी कि उनकी और मस्क द्वारा दिया गया अंतिम दान 3.5 मिलियन डॉलर से नहीं गिना गया, जिसके बाद उन्होंने दान करने का वादा किया था जब भी वह संभव हो दान को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। नवंबर 2016 में हर्ड को गलग्रेज प्रोजेक्ट के लिए गर्विंसा की और एक सार्वजनिक सेवा PCF के लिए फिल्माया गया। PCS में उन्होंने महिलाओं को एक दूसरे की मदद के बारे में बताया और महिलाओं के खिलाफ हिंसा VNW को प्रभावित महिलाओं को याद दिलाया कि वह अकेली नहीं है। साथ ही उन्होंने बोलने के प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने VAW से निपटने के तरीके की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और मीडिया और हमारी संस्कृति के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य बचे लोगों को आगे आना और अपने लिए खड़ा होना आसान बनाना है। उन्होंने हर जगह चुप रहने वाली बहनों को संबोधित एक पत्र में इस तरह की भावनाओं को व्यक्त किया कि रिपोर्टर पत्रिका के दिसंबर 2016 में अंक में प्रसारित किया। पत्र में उनसे अन्य बातों के अलावा लिखा कि चाहे आघात कितना भी भयावह या भयानक क्यों ना हो, दुर्भाग्य से आपके आगे की तुलना में फीका पड़ जाता है और ये उनकी आवाज़ उठाना आसान नहीं है। आपने अपनी सच्चाई के लिए खड़े होना और अकेले रहना। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक महिला जो चुपचाप पीड़ित है आश्वासन दिए कि आप अकेली नहीं हैं और आप हमें नहीं देख सकते, लेकिन हम यहाँ आपकी बहनें हर जगह और हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन दबाने से होता है कि जितनी जल्दी वीडियो आता है उतनी जल्दी आपके पास पहुंच पाता है। तो फिर से हम शुरू करते हैं। मार्च 2017 में इकोनॉमिस्ट द प्राइज ग्रेजुएट कार्यक्रम के एक साक्षात्कार में, जिसमें हर्ड ने खुले तौर पर सक्रिय यौनतरण महिला के रूप में अपनी स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म उद्योग में अब हॉलीवुड के रूप में जाने जाता है LGW पात्रों में कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा हर्ड ने हॉलीवुड में अधिक समलैंगिक पुरुषों के सामने आने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उद्योग अधिक LGW समावेशी बनाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। बाद में उसी वर्ष हर्ड ने इकोनॉमिस्ट के लिए एक लघु वीडियो बनाया जिसमें लैंगिक वेतन के अंतर के बारे में बात की। हॉलीवुड उद्योग में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व था। अप्रैल 2018 में हर्ड एक सद्भावना राजदूत के रूप में जॉर्डन अल जतारी शरणार्थी शिविर पर एक बहु विशिष्ट चिकित्सा मिशन पर सीरियाई अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी SSF में शामिल हो गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात भी नाम की 12 वर्षीय लड़की से हुई जिसे थैलीसीमिया था। वह महंगी जीवन रक्षा दवाओं और रक्त आदान की आवश्यकता। इसके बाद उन्होंने वैम और शिविन थैली में पीड़ित 12 अन्य बच्चों को सहायता के लिए आवश्यक धन जुटाने उपचार की लागत वहन करने के लिए जॉर्डन में SSM की मानवीय चिकित्सा गतिविधियों के बारे में जागरूक बढ़ाने और SMS के साथ साझेदारी की। उसी वर्ष हर्ड ने ACLU से SCLU कलाकार राजदूत बनने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया, जिनकी क्षमता ने उन्हें लैंगिक मुद्दों में न्याय के लिए ACLU की सक्रियता के प्रयासों में सहायता की। उन्होंने यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मुद्दों को उजागर करने के लिए एक अपने काम पूरा करने के LCU को निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया गया। इस सहयोग का परिणाम वह एंड था, जिसमें पहली बार वाशिंगटन पोस्ट ने उनके नाम पर 18 दिसंबर 2018 को प्रसारित किया था।
जिसे 27 दिसंबर 2018 को LCW द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया। ये वही ऑप एंड जिसके लिए डेप ने फरवरी अंत मार्च 2019 की शुरुआत में आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि इससे उनकी मानहानि हुई है। 8 सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के 9वें वार्षिक सामाजिक अच्छा शिखर सम्मेलन वक्ताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी बातचीत में उन्होंने बचपन के स्कूल के दिनों से लेकर अपनी समकालीन काम के स्वयं कार्यकर्ताओं के इतिहास के बारे में बात की। सैम्स ने उन्हें मानवीय गतिविधियों से मनुष्य और मानवीय संबंधों में केंद्रितता पर भी प्रकाश डाला और मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा में सुनिश्चित निष्पक्षता और न्याय के बारे में भावुकता से बात की। मानवाधिकार सार्वभौमा घोषणा के रूपाण में 17वीं वर्षगांठ से पहले हर्ड ने अक्टूबर 2018 में हैंगकांग कार्यक्रम अमेजिंग द वर्ल्ड रिवॉर्ड के पीछे भाषण दिया। इसी बाद में उसी वर्ष नवंबर के एक सप्ताह में हर्ड ने मैक्सिकन यात्रा की और स्माइल ट्रेन द्वारा कई कार्यक्रमों का दौरा किया। अपनी यात्राओं में वे कटे ओट और तालू वाले बच्चों से मिली, जिसमें स्माइल ट्रेन चिकित्सालय सहायता प्रदान कर रही है और बच्चों के परिवार और डॉक्टरों से भी मिली जो बच्चों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। फरवरी 2019 में हर्ड गरीबी में रहने वाली और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाली सीरियाई शरणार्थी महिलाओं को लक्षित करने के वाले लेनबान में एक चिकित्सा मिशन पर एसएमएम में शामिल हो गई। मिशन के दौरान उन्हें अल ओमेरिया सहित बेका घाटी में कई अनौपचारिक बस्तियों का दौरा किया, जिन्हें मनोसामाजिक कार्यक्रम करने, शैक्षणिक कार्यक्रमों में पहुंच बढ़ाने और इन बस्तियों में ज़्यादातर विधवा महिला अनाथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धन जुटाने के लिए एसएसएम के साथ साझेदारी की। हैक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चाधिकार कार्यालय के द्वारा मानवाधिकार अभियान के लिए स्टैंड अप के लिए मानवाधिकार चैंपियन थी। उन्होंने कैपिटल हिल पर शील्ड अधिनियम के समर्थन में एक भाषण दिया, जिसमें 2014 सेलिब्रिटी फोटो लीक के दौरान उनकी निज तस्वीरों को सहमति के बिना हैक करने और ऑनलाइन विजिट करने के अपने अनुभव पर चर्चा की गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एंड ऑफ दिखा, जिसमें उन्होंने विरोध किया कि रिजर्व गलत नाम है क्योंकि आपराधिक छवियों का खुलासा किया, भले ही पीड़ित ने इसके लिए सहमति नहीं दी। खुलासा हर्ड ने आगे तर्क दिया कि चूंकि राज्य कानूनों का ढांचा वास्तव में अंतरंग गोपनीय की रक्षा करने में विफल रहा था, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ऐसा कानून पारित करे। उसी महीने हैट्रिक मार्टिन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 2019 में आमरी अवार्ड्स में हर्ड को निकोला कोटले डीसी कॉमिक के साथ उनकी सक्रियता और वंचित युवाओं के प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से पहले हर्ड प्लाइंड हेरिवुड के समर्थन में कलाकार मलिन मिस्टर द्वारा किए गए एक चुनाव विज्ञापन में दिखाई दी और सोशल मीडिया पर वोटर राइट्स #ID चैट चैलेंज में भी भाग लिया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके पर्सनल लाइफ की। हर्ड ने 2010 में सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं खुद को किसी भी तरह का लेबल नहीं कर दूँ। मेरा पुरुषों के साथ सफल रिश्ते हैं। अब एक महिला के साथ जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। यह व्यक्ति है जो मायने रखता है। हर्ड 2008 से 2012 तक फोर्ट सावेरी के साथ रिश्ते में थे। इसके दौरान हर्ड ने अपना अंतिम नाम कानूनी तौर पर बदलकर वैन कर लिया और 2014 में अपने जन्म के नाम पर वापस आ गए। 2019 में हर्ड ने कथित तौर पर वैन को मारने के बाद वाशिंगटन राज्य के सेल टेकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू हिंसा में गिरफ्तार किए गए। हर्ड अगले दिन किंग काउंटी डिस्ट्रिक्शन कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उन पर आरोप नहीं लगाए गए। अभिनेत्री जॉनी डेप हर्ड की तलाक की कार्रवाई के दौरान 2016 में गिरफ्तारी को सार्वजनिक किया गया था। तब हर्ड के प्रचारक एक बयान जारी किया गया था और जिसमें वेंट्री ने कहा था कि हर्ड पर गलत तरीके से आरोप लगाया था और इस घटना में की गलत व्याख्या की उनके प्रति सनसनीखेज की गई। साथ ही महिला विरोधी रवैये के संकेत को भी याद किया गया। तब उन्हें पता चला कि हम केवल दोस्त नहीं घरेलू साझेदार हैं। हम संलग्न के प्रति बेहद प्रतीत हुए, जिससे महिला अधिकारी गिरफ्तार की वह हम संलग्न थे। बाद में फेसबुक के कहते हुए पोस्ट किया कि मैं संलग्न दूसरी देशी नहीं हूँ।
गिरफ्तार इसलिए की गई क्योंकि एक हमला हुआ था, मैंने इसे देखा था। दोस्तों ये तो हुई बात। दोस्तों मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डीप वी एक तरह से हर्ड नाम की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में बात की। सारी कुछ जानकारी आपको दी, किस पर बेस है और कितनी लेंथ है और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, यानी टोटल मिलाकर सारी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। हम हर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, नेटफ्लिक्स, एचबीओ स्टैंड, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज या मूवी के एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो यदि आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद हो, उनकी अपडेट, फैक्ट, डिटेल देखना पसंद हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।